स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जो यंगर एज में होती है, एल्डरलीज में होती है। इनफैक्ट इतनी कॉमन है कि कभी भी आप किसी को 4 लोग बैठे हो तो आप बता सकते हो कि इन चारों में से एक को स्ट्रोक होगा ही होगा। अच्छा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी हाँ। स्ट्रोक्स होते हैं क्योंकि उसमें एक होमोसिस्टीन लेवल होता है, वो बढ़ जाता है मात्रा ब्लड में, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। B12 की मात्रा नॉन वेजिटेरियन में डेफिनेटली ज़्यादा हो चाहिए, चाहे वो अच्छा। मीट हो, फिश हो, एग्स हों, इन सब में B12 की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। ओके। वेजिटेरियन में अगर हम बात करें, डेफिनेटली पनीर है, दूध है, कुछ दालें हैं, ओके। पल्सेस होती हैं, ये ऐसे केसेस में B12 की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है इनमें। लोगों को लगता है कि खराटे लेने से मतलब बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ अ बीमारी, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कहते हैं कि गट या किडनी गंदगी हटाता है, वैसे ही ब्रेन होता है। ब्रेन की जितनी गंदगी चीज़ें हैं हटाने की, वो सारी स्लीप में ही होती हैं। तो इसीलिए अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, अगर वो गंदगी नहीं हटेगी, विद टाइम क्या होती है, कॉग्निशन इफेक्ट होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा सबी एंड यू आर वाचिंग एबीपी लाइव। जैसे कि हम जानते हैं कि 11 अप्रैल को हम वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेट करते हैं। आज इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल बहरानी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक तो यू। सर, आज मैं अपना पहला सवाल जिस इंटरव्यू का होगा वो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट जी। करने जा रही हूँ। दैट इज कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज? सी, पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़। सो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, सो इट्स अ डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जहाँ पे विथ एज जो हमारे सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है उसमें। एंड जो सेल्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं उससे रिलीज जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो इट्स अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़। आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा अल्जाइमर्स डिजीज़ का। Alzheimer's, yeah. सो इट्स अ सेकंड मोस्ट कॉमन। पार्किंसंस इज सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़। फर्स्ट इज अल्जाइमर्स, सेकंड इज पार्किंसंस। ओके, एंड डिमेंशिया भी इसी में आता सो अल्जाइमर्स डिमेंशिया ही एक कॉमन वजह है अल्जाइमर्स डिमेंशिया की। सेकंड इज पार्किंसंस। अच्छा। पार्किंसंस में भी सिम्टम्स होते हैं डिमेंशिया के, अच्छा। बट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जो है सेकंड मोस्ट कॉमन इज पार्किंसंस। है? ओके सर, इंडिया में कितना कॉमन है? सी, अगर मैं बात करूं प्रेवलेंस की इंडिया में, तो समवेयर अराउंड, अगर हम नंबर्स की बात करें तो वी से समवेयर अराउंड 20 to 45 पर 1 लाख इंडिविजुअल्स को होता है पार्किंसंस। बट अगर हम यही बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपेक्षा हमारे कंट्रीज़ के नंबर ज़्यादा हैं, ओके। बिकॉज ऑफ द गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन, मतलब यंग एज में पार्किंसंस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। अच्छा। सो नंबर अगर मैं बोलूँ एज ग्रुप, जैसे हम 60s प्लस बोलते हैं, पार्किंसंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ। हमारे कंट्री में ज़्यादातर 50s में ही पार्किंसंस सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ओके। या तो सर, इसके कॉजेज या सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, पार्किंसंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉमनली कॉज डिफाइंड नहीं है आज तक। अच्छा। देयर आर रिसर्चेस, बट स्टिल जो है देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज फॉर पार्किंसंस। दैट इज रीजन कई बार हम इसको इडियोपैथिक पार्किंसंस कहते हैं। इडियोपैथिक का मतलब ही हमें वजह नहीं पता पार्किंसंस की। बट येस, देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ पीपल जहाँ पे पार्किंसंस होने का खतरा ज़्यादा होता है, जब हमारे खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे कि उन लोगों में जिनमें पेस्टिसाइड का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ओके। उनमें ये पार्किंसंस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। बॉक्सर्स, जहाँ पे वो बॉक्सिंग लड़ते हैं, रेसलर्स होते हैं, जहाँ पे उनको चोटें लगती हैं सिर में, वहाँ पे पार्किंसंस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा। दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप्स जिनमें पार्किंसंस होने के खतरे बढ़ते हैं। बट Okay. अदरवाइज देयर इज नो डेफिनेट रीजन कि पार्किंसंस होता क्यों है। अच्छा सर, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई पिवटल रोल प्ले करता है इसमें? देखिए, डेफिनेटली आज की डेट में जैसे हम और डिजीज़ के बारे में बताते हैं न्यूरोलॉजिकली, नंबर्स पार्किंसंस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अच्छा। अब पार्किंसंस के नंबर बढ़ने की रीज़न डेफिनेटली वन ऑफ देम जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental. डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स डू मेकअप अच्छा। डिजीज़, लेकिन वो जेनेटिक मेकअप ऑलरेडी जस्ट 5 to 10% केसेस में होते हैं। बट यस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में दे डू कंट्रीब्यूट, जिसमें कि जैसे मैंने बताया आज की जो हमारी शैली है, दे आर वेरी रिजर्व लाइफ। हमारी जो सिटिंग्स हैं बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग्स हैं, हमारी बाहर के मूवमेंट ज़्यादा होते नहीं है, वी आर वेरी आइसोलेटेड। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डीजेनरेटिव डिजीज होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अच्छा। इसीलिए बोलते हैं कि समय के साथ अब हम जो देख रहे हैं डीजेनरेटिव डिजीज, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, ये विद टाइम नंबर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ओके सर, क्या स्क्रीन पे अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या इस पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, हमारी एक सिटिंग है प्रोलॉन्ग, हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो अच्छा। कहीं ना कहीं हम लोग नेचर से कनेक्टेड नहीं है, Yeah, हम लोग true. आपस में कनेक्टेड नहीं है जो हम पहले होते थे। हाँ। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब हमारी फिजिकल मोबिलिटी नहीं है, हमारे उतने मेंटल जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन के फंक्शंस हैं उसको हम ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सब चीज़ बड़े ऑटो मोड में चल रहा है।
देर इज़ अ कंप्यूटर जो हमें हेल्प कर रहा है, देर इज़ अ फोन, देर इज़ अ समथिंग। Yeah. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हमारी जो अपनी फंक्शनिंग है वो हम उस प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज की डेट में जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम अगर सेल्स को यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे नष्ट होंगे ही होंगे। नष्ट होंगे ही होंगे। तो सर ऐसा कहा जाता है कि पार्किंसन डिजीज है वो सिर्फ बुढ़ापे में ही होती है, इज इट ट्रू? सी, जैसे मैंने बताया, पार्किंसंस की जो एज ऑफ ऑनसेट अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 60 प्लस में डेफिनेटली पार्किंसंस के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, पार्किंसंस डिजीज ज़्यादा दिखती है। विथ एज ये पार्किंसंस हमें ज़्यादा देखते हैं, बट हमारे अपने इंडिया कंट्री में हम लोग आज की डेट पे यंग ऑनसेट पार्किंसंस, जिसको हम वायुपीढ़ी कहते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसंस समवेयर अराउंड हम लोग देखते हैं 30 to 40% केसेस में, अच्छा। बिटवीन एज ग्रुप 22 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। सो मतलब लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में भी हमें पार्किंसंस के सिम्टम्स दिखते हैं लोगों में। Okay. और हमारे कंट्री में ये नंबर्स हमेशा आज की डेट में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। पर सर ऐसा क्यों है? सो एज आई टोल्ड कि जितने भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आइसोलेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ये काफ़ी हद तक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ को बढ़ा रही हैं। अच्छा, तो फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या चेंजेस करें कि फिर हम इससे दूर रह सके? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जानना है, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हमें ये भी जानना चाहिए कि पार्किंसंस डिजीज़ को एक तो हमें अर्ली चेंजेस इसलिए ज़रूरी हैं, अर्ली सिम्टम्स को रिकग्नाइज़ करना, बिकॉज अगर हम सिम्टम्स लेट रिकग्नाइज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बढ़ जाती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। Okay. अब लाइफस्टाइल की जैसे मैंने बात करी कि बिकॉज हमारा जो आज का टाइम लाइफस्टाइल है वो बहुत सिटिंग जॉब है, हमारी बड़ी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है, तो कोशिश यही करनी चाहिए, हम इनफैक्ट बोलते भी हैं लोगों को, पार्किंसंस के पेशेंट्स को, नॉर्मल लोगों को भी, कि एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। Okay. डेली समवेयर अराउंड 30 to 40 मिनट्स की गुड एक्सरसाइजेस, चाहे वो वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइजेस, एक मेंटल कनेक्टिविटी में नॉट ओनली कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ गए हो, काम कर रहे हो, बल्कि कोशिश यही करनी चाहिए जितना आप लोगों से बात करो, जितना आप लोगों के साथ इंगेज हो। तो ये जितनी चीज़ें ऐसे आप करोगे, हेल्दी आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए। बहुत से आज के देखते हैं जंक फूड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जब इसको हम लोग रूटीन में लाएं तो ऐसी चीज़ों से हम बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं। ओके सर, अगर मेरी किसी फैमिली मेंबर को पार्किंसन हो तो मैं इसे कैसे पहचान सकती हूँ, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, बहुत आसान एक निमोनिक होता है जिसको हम ट्रैप कहते हैं, TRAP। सो ट्रैप का मतलब होता है T फॉर ट्रेमर्स। पार्किंसंस के अर्ली सिम्टम में ट्रेमर इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम। ट्रेमर का मतलब हाथों में कंपन होना। हाँ। अब यूजुअली पार्किंसन के जो ट्रेमर होते हैं वो एक हाथ में ही होते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, चाहे वो एक पैर में हो, राइट या लेफ्ट, Okay. एक से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वो दूसरे हाथ में भी आ जाते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट में भी आते हैं। अच्छा। आर का मतलब रिजिडिटी का मतलब होती है अकड़नपन। Okay. मतलब बॉडी में, हाथ में अकड़न होने लगती है। बॉडी का जो हाथ है उसका हम जब काम कर रहे हैं तो हमें लगेगा हाथ स्टिफनेस आ रही है। ए का मतलब एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया। इसका क्या मतलब, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, हमारी वॉकिंग स्लो हो जाती है, हमारी काम की रफ्तार, जैसे हम जो नहा रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम खा रहे हैं, जो हम 5 मिनट में कर सकते हैं वो हमारा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अच्छा। पी का मतलब पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब हम चल रहे हैं, हम चलते चलते गिर रहे हैं, हमारी वॉक सही नहीं हो पा रही है, वॉक में हमें मदद लेनी पड़ रही है। तो ये एक 4 कॉमन सिम्टम होते हैं पार्किंसंस के, जिसको हम निमोनिक ट्रैप कहते हैं। अच्छा। इन ट्रैप में कभी भी आपको कोई सिम्टम लगते हैं किसी को, चाहे वो ट्रेमर्स हो, अकड़न हो, स्लोनेस हो, चलने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, ये एक दस्तक हो सकती है पार्किंसंस की। ओके सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये क्योरेबल है? देखिए, बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है या लोगों को मिथ भी होती है कि पार्किंसंस किसी को हो गया तो ये क्योर नहीं कर सकते, हम इसका ट्रीट नहीं कर सकते। तो आज मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत मिथ है लोगों के बीच कि पार्किंसंस में अगर किसी को हो गया तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हम पार्किंसंस को अर्ली डायग्नोज कर पाते हैं, अर्ली मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, बिकॉज इसके स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 5, अगर हम इसको अर्ली स्टेजेस में ही डायग्नोज कर पाते हैं तो उसको हम ट्रीटमेंट में क्या देना होता है, ऐसी दवाइयाँ जो ब्रेन के जो डोपामीन होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसको बढ़ाना है। अब ये डोपामीन को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को जब हम बढ़ाते हैं दवाई देने से, काफ़ी हद तक ये ट्रीटमेंट देके पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। दूसरी एक तरीका जो आज की डेट में बहुत अपडेटेड है, दैट इज कॉल्ड DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अच्छा। DBS सर्जरी एक होती है, एक अवेक सर्जरी होती है। इसमें मरीज को हम लोग मतलब कोई भी हम एनेस्थीसिया नहीं देते, कोई बेहोशी दवाई नहीं देते, इसको अवेक स्टेट में हम OT में ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड डालते हैं, जहाँ पे ब्रेन एक स्पेसिफिक एरिया जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, जहाँ पे डोपामिन बनता है, वो धीरे धीरे जो नष्ट होता है वहीं पे हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और वहाँ से उस डोपामिन को हम स्टिमुलेट करते हैं। उस इलेक्ट्रोड डालने से, DBS सर्जरी से, पेशेंट के काफ़ी हद तक सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं और पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट लेटेस्ट आया है हमारे कंट्री में, जिसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये भी एक टारगेटेड थेरेपी है जिसको हम लोग ब्रेन में स्टिमुलेट करते हैं उस एरिया को, और काफ़ी हद तक सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं।
तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे काफ़ी हद तक पार्किंसंस को आप कंट्रोल और ट्रीट कर सकते हो। ओके सर, आजकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई जी। हैं। पहले ये यंगर एज में नहीं देखने को मिलती जी। थी, लेकिन आजकल ये यंगर एज में काफ़ी ज़्यादा देखने जी। को मिल रही है। सर इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत कॉमनली स्ट्रोक्स आपने जैसा बताया जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस अगेन कहते हैं। स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जो यंगर एज में होती है, एल्डरलीज में होती है। इनफैक्ट इतनी कॉमन है कि कभी भी आप किसी को 4 लोग बैठे हो तो आप बता सकते हो कि इन चारों में से एक को स्ट्रोक होगा ही होगा। सो 1 in 4 पीपल विल हैव अ स्ट्रोक इन Okay. कमिंग इन इंटायर लाइफ। तो मतलब इतना कॉमन है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक के रीजंस यंग एज में, बड़े एज में अलग अलग होते हैं। हमारे कंट्री में, अपने कंट्री में हर चौथा एक मरीज यंग स्ट्रोक का होता है। यंग स्ट्रोक का मतलब जिसकी एज 45 ईयर्स से कम होती है। अच्छा। अब रीज़न की बात करें, एल्डरलीज में डेफिनेटली कई रीजंस हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, चर्बी अच्छा। जल जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अच्छा। यंग एज पॉपुलेशन में भी ऐसे सिम्टम्स बहुत कॉमनली हम देखते हैं। कुछ वजह जेनेटिक वजह होती हैं जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और ये प्रॉब्लम होती है। कुछ हम लोग आज के डेट में देखते हैं B12 डेफिशिएंसी से, अच्छा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी स्ट्रोक्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक होमोसिस्टीन लेवल होता है, वो बढ़ जाता है मात्रा ब्लड में, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो वेक्टर्स हैं जो यंग एज में हमें कॉमनली दिखते हैं, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो ब्लड पैरामीटर्स हों, चाहे वो स्मोकर्स हों, बिकॉज बहुत से आज के लोग स्मोकिंग करते हैं यंग एज पॉपुलेशन में। आज के डेट में हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स, ये कॉमनली हम लोग यंग एज में देखने लगे हैं। ये वजह हैं काफ़ी हद तक स्ट्रोक्स यंगर एज पॉपुलेशन में, जो हम पहले नहीं देखते थे अब देखते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ फूड है जो जिसे लेने से हम स्ट्रोक वगैरह से बच सकते हैं? ऐसी कोई देखिए, डाइट? डाइट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, अब हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन डाइट, हाँ। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए लोगों को कि आप कोई भी डाइट हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वो एक प्रॉपर हेल्दी डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आपका B12 लेवल है वो आपको जरूर चेक कराना चाहिए विद टाइम, क्योंकि B12 इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है, चाहे वो मेमोरी को लेके हो, चाहे वो स्ट्रोक्स को लेके हो। बहुत कॉमनली हम देखते हैं अपने कंट्री में B12 का लेवल कम होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे विटामिन? इंपॉर्टेंट होता है। Okay. कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि इनको B12 लेवल कितना है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि ये ऐसी टेस्ट बीच में कराया जाए, अपने हेल्दी चेकअप्स कराए जाएं, रूटीन चेकअप्स कराए जाएं हर 6 मंथली। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो हम उसको पूरा कर सकें। सर ये कोई ऐसा फूड बताइए जिसमें B12, जो रिच इन B12 हो, या फिर कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं इसके? देखिए, B12 की मात्रा नॉन वेजिटेरियन में डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो मीट हो, फिश हो, एग्स हो, इन सब में B12 की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। Okay. वेजिटेरियन में अगर हम बात करें, डेफिनेटली पनीर है, दूध है, कुछ दालें हैं, पल्सेस होती हैं, ये ऐसे केसेस में B12 की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है इनमें। Okay. तो सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो सप्लीमेंट्स डेफिनेटली तब लेना चाहिए जब हमें पता हो कि हमारे B12 की कमी है। तो विदाउट दैट मेडिसिन, मतलब विदाउट दैट लेवल कि हमारा B12 कितना है, ऐसे ओवर द काउंटर आपको B12 सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट कराओ, आप देखो आपका लेवल कितना है, तो किस आपकी एज दवाई। से हम टेस्ट करा सकते हैं? लाइक कौन करा सकता है इसका टेस्ट? देखिए, हम लोग अपने हॉस्पिटल में लोगों को हम बोलते हैं उन लोगों को टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम लोग इनफैक्ट अपने हॉस्पिटल में वी हैव स्टार्टेड स्ट्रोक स्क्रीनिंग। स्ट्रोक स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग पैकेज देना जिनको पता हो कि इनको स्ट्रोक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जहाँ फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रोक्स की हो, उनको लेना चाहिए। अच्छा। 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बाद, हर 40 साल के एज ग्रुप हो जाता है जब लोगों को, उसके बाद लोगों को स्क्रीनिंग पैकेज जरूर लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ स्ट्रोक स्क्रीनिंग लें, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा पैकेज जिसमें सारे ब्लड टेस्ट हों, हार्ट के कुछ इको हों, कैरोटिड डॉपलर्स हों, ये एटलीस्ट ईयरली जरूर करने चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। ओके, और विटामिन B12 का टेस्ट भी कराना चाहिए? जरूर कराना चाहिए, यस। सर पर इसका कोई स्पेसिफिक एज है कि इसके बाद से मुझे टेस्ट कराते रहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बाद डेफिनेटली हमें जरूर जाना चाहिए और ईयरली जरूर कराना चाहिए। 50-60s में तो हम लोग बोलते हैं हर 6 मंथली। तो कुछ वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, डेफिनेटली वहाँ पे हमें और ध्यान देना है, लेकिन रूटीनली 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बाद तो हमें जरूर जाना चाहिए। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह भी होता है? देखिए, B12 डेफिशिएंसी आज की डेट में बहुत कॉमनली है हमारे कंट्री में। जब भी हम लोग देखते हैं लोगों को B12 बहुत लोगों का कम आता है। ये कई बार डायरेक्ट लिंक तो नहीं होते इन सब चीज़ों के, बट डेफिनेटली इनडायरेक्ट एसोसिएशन बहुत होता है। जैसे मैंने बताया, B12 इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बिकॉज कई न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के ऐसे हैं जो B12 के लेवल से B12 ही उनको बनाता है। तो इनके डेफिशिएंसी से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आपने बताया, एंजाइटी, मेमोरी इशूज़, लोगों को हाथ पाँव में झंझनाहट होना, स्ट्रोक्स होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो B12 डेफिशिएंसी से कॉमनली में दिखती है। अच्छा, जैसे नींद ना आना, ये भी? तो सर ये
इंसोम्निया जो होता है, तो ये भी इसका वन ऑफ द रीजन है B12? देखिए इंसोम्निया अपने में एक अलग बीमारी है। इंसोम्निया बहुत सी वजह होती है। कई बार हम लोग इसको भी बोलते हैं कि प्राइमरी इंसोम्निया है, सेकेंडरी इंसोम्निया है। प्राइमरी इंसोम्निया का मतलब कई बार हमें वजह नहीं पता चलती। अच्छा। सेकेंडरी इंसोम्निया मतलब कई कई कोई वजह होती है। सो आज की डेट में अगेन इंसोम्निया बहुत कॉमन ये है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि इंसोम्निया होता क्या है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि इंसोम्निया का मतलब स्लीप प्रॉब्लम, जहाँ हमें लगे कि हमें नींद नहीं आ रही है, चाहे वो जब हम बेड पे जा रहे हैं तब हम नहीं सो पा रहे हैं, या हम बेड पे जा रहे हैं हम सो पा रहे हैं लेकिन हम बीच में उठ जा रहे हैं। तो ये अच्छा। डिफिकल्टी इन इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस, ओके। जहाँ पे स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगी, लोगों को 2 हफ्ते से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी, तो आप समझ जाओ कि ये स्लीप प्रॉब्लम्स आपकी इंसोम्निया की दस्तक हो सकती है। ओके। अब इसमें क्या वजह है? बहुत सी वजह होती है। लोगों की लाइफस्टाइल है। लोगों के कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो आज के डेट में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक में जो काम कर रहे हैं, उनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, रात में काम कर रहे हैं, डे टाइम में जगे हुए हैं। ऐसे लोगों की जो हमारी सर्कैडियन रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छा। जिसको हम सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी वजह से भी स्लीप की प्रॉब्लम्स होती है। लोगों को स्नोरिंग होती है, लोग रात में खराटे लेते हैं। खराटे लोगों की वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती। ये भी एक वजह होती है जिसको हम आसपास के लोगों ऑब्स्ट्रक्टिव को भी स्लीप। नहीं आती। हाँ, लोगों को लगता है कि खराटे लेने से मतलब बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज अ बीमारी, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके। अब ये वैसे भी एक बीमारी ऐसी होती है जो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये वैसे से जुड़ी रहती है। अच्छा। पैरासोमनिया, पैरासोमनिया का अगेन एक बीमारी होती है स्लीप से रिलेटेड, जिसपे लोगों को तरह तरह के खराब सपने आते हैं। लोगों को ओके। चलने की बीमारी अच्छा, होती है। हाँ। लोगों को कई बार अपनी दांत पिस लेते हैं, लोग चिल्लाते हैं। ये कई ऐसी, चाहे इंसोम्निया हो, पैरासोमनिया हो, ऑब्स्ट्रक्टिव Sleep स्लीप एपनिया। paralysis? हाँ, स्लीप पैरालिसिस भी एक तरह का पैरासोमनिया होता है। तो ओके। ये सारी की सारी पैरासोमनियाज भी एक तरह की बीमारियां होती हैं जैसे स्लीप की है। लेकिन बशर्ते लोगों को पता होना चाहिए कि स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम डायग्नोस करना चाहिए। और हम डायग्नोस कैसे करें? कुछ हमारे क्वेश्चनेयर होते हैं, कुछ हमें टेस्ट होते हैं, उससे हम पता पाते हैं कि स्लीप की कितनी प्रॉब्लम है। स्लीप स्टडी हम कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्लीप की कितनी प्रॉब्लम है, हम क्या दवाइयाँ दें ताकि तक पेशेंट को टाइमली पता चल पाए और उसको हम ट्रीट कर पाएँ। अच्छा सर, आजकल ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बेसिकली जिनको नींद नहीं आती है, तो वो स्लीप गमीज लेते हैं। आजकल एक मार्केट में न्यू वो आ चुका है जिसमें मेलाटोनिन होता है। जी। तो क्या ये हेल्दी होता है? क्या ये गुड ऑप्शन है? देखिए, ओवर द काउंटर मैं हमेशा लोगों को अवॉइड करता हूँ कोई भी मेडिसिन लेने से, बिकॉज बहुत कॉमनली हमने देखा है कि लोगों को बेंजोडाइजेपिन्स मतलब एल्प्रेक्स, हाँ, क्लोनाज़ेपैम, ये हाँ। सब चलती है। जैसे आपने कहा स्लीप गमीज, मेलाटोनिन लोग लेने लगते हैं। हाँ। बट ये सारी दवाइयाँ ना हर पेशेंट में काम नहीं करेगी। अच्छा। मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन जो हमारी स्लीप को पैदा करती है। बट मेलाटोनिन भी जो एक दवाई है वो लोगों को, लिमिटेड लोगों को ही काम करेगी जिनमें हमें पता हो कि वहाँ काम कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जानना है इंसोम्निया की वजह क्या है। अच्छा। कोई अगर किसी को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया हुआ है, अभी हुआ है, उसमें तो मेलाटोनिन काम कर सकती है। ओके। लेकिन किसी को क्रॉनिक इंसोम्निया है, लंबे टाइम से, उसमें मेलाटोनिन काम नहीं करती। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स जिसमें पता हो कि वजह क्या है, कितने ड्यूरेशन से चल रही है और पहले उसने क्या ट्रीटमेंट लिया है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे हमें ट्रीटमेंट कौन सा देना है। ओके सर, ये सोशल मीडिया हमारे ब्रेन पे कितना असर डालता है? देखिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर मैं बात करूँ स्लीप ऐसी प्रोसेस है, भले हम रात में सो रहे हैं लेकिन हमारा ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहता है उस टाइम पे। हमारे नॉन रेम स्लीप होती है, रेम स्लीप होती है, ये अपनी एक तरह की स्लीप पैटर्न होती है ब्रेन के अंदर। इसमें एक इतना एक्टिव प्रोसेस होता है कि जितनी भी हमारे एक तरह की कहते हैं कि गट या किडनी गंदगी हटाता है, वैसे ब्रेन होता है। ब्रेन की जितनी गंदगी चीज़ें हैं हटाने की, वो सारी स्लीप में ही होती हैं। तो इसीलिए अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, अगर वो गंदगी नहीं हटेगी, विद टाइम क्या होती है, कॉग्निशन इफेक्ट होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। लोगों को जब स्लीप नहीं होती है तो अगले दिन वो लगता है कि वो बड़े एकदम फटीग सा महसूस कर रहे हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मेमोरी इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम में बहुत कॉमनली हो जाती है जिनमें स्लीप इश्यूज़ होते हैं। बिकॉज हमारा ब्रेन, अगर वो जो हमारी जो क्रिया है, जो एक क्रिया नॉर्मल क्रिया है, अगर वो हो ही नहीं पाएगी तो नॉर्मल है ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके सर, मैं अब आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एडीएचडी के बारे में। सर, आजकल एडीएचडी बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी। तो सर, इसके अर्ली डायग्नोस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। या। अब ये बहुत कॉमनली आज के डेट में बच्चों में हम देखते हैं। इनफैक्ट हमने देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद ये नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब एडीएचडी के अगर अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो जो लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चा अगर आपका जब धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वो ध्यान नहीं देते हैं। आप उनको बैठा रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक जगह बच्चा नहीं बैठा है, वो बहुत ही इनअटेंटिव है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, लोगों से वो आँख मिला के बात नहीं करता है, इतना हाइपर एक्टिव है कि वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। उसको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो आप उससे बात करो तो वो जवाब नहीं देगा,
वो उतनी हद तक स्माइल नहीं करेगा, वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसी सिम्टम्स एडीएचडी को हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में। ओके। अब कभी भी ऐसे लोगों को ऐसे सिम्टम्स अपने बच्चों में दिखाई देते हैं जो बहुत कॉमनली लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज में पिक कर सकते हैं आप। जब बच्चा 3 साल के अंदर का होता है तो एडीएचडी के सिम्टम्स आते हैं हमारे सामने। ऐसे में अगर आप बच्चों को ये सिम्टम्स देखें तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। ये हो सकता है कि या तो ये एडीएचडी है कि नहीं है पता चल सकता है। सर बड़े इंसान को नहीं हो सकता? एडीएचडी डेफिनेटली जिनको होता है वो बड़ों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि बच्चों में डायग्नोस नहीं होता, वो बड़ों में जाके डायग्नोस होता है। जैसे आलिया भट्ट का भी उसने। जी, सो ये कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने कि बच्चों में उतने सिम्टम्स हमें नहीं दिखे, आगे जाके हमें वो सिम्टम्स दिख पा रहे हैं। तो ये सारी डिपेंड करती है सीवियरिटी के ऊपर। किसी के माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पाते, वो लेट स्टेज में होते हैं, या कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सिम्टम्स एडीएचडी वाले हैं कि नहीं है। तो इसीलिए कई बार ये एज में हम लोग नहीं डायग्नोस कर पाते हैं, विद टाइम हम डायग्नोस करते हैं। सर जोनिंग आउट भी इसका एक सिम्टम होता है क्या? जैसा कि जैसे इंसान बात करते करते जोन्ड आउट हो जाता है। हाँ, सो जोन्ड आउट अगर होना, ये एक सिम्टम्स इसके भी होते हैं, कई बार एपिलेप्सी के भी होते हैं, सीजर्स के भी होते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हर सिम्टम्स एडीएचडी वाले नहीं होते हैं। बहुत ऐसे कॉमनली हम लोग सीजर्स में देखते हैं। सीजर्स में भी सिम्टम्स होते हैं ऐसे। ओके, जोनिंग आउट के। जी सर जैसे कि हम जानते हैं कल वर्ल्ड ऑटिज्म डे था, लेकिन लोगों में इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं। तो सर आप क्या हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इससे अवेयर करा सकते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है? देखिए, ऑटिज्म अगेन एक न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। कॉमनली बॉयज़ आर मोर अफेक्टेड देन चिल्ड्रेन। आंकड़ों में 1 in 54 बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चे इनअटेंटिव हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं आपकी बात। कई बार आप बोलते हो कि एंटी सोशल हो गया, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। आप कुछ स्माइल करो तो वो आपको ग्रीट नहीं करेगा, वो इमोशनलेस हो जाता है और वो बड़ा हाइपर एक्टिव भी हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स जब आपको दिखें तो ऑटिज्म को फेवर में जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि यही सारे सिम्टम्स रखते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। विड्रॉन, जो उसके रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब ये सारे के सारे सिम्टम ऑटिज्म में हमें दिखाई देते हैं। ओके सर, ऑटिज्म, बहुत सारे लोग ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम को एक समझते हैं, हालांकि ये ट्रू नहीं है। दे बोथ आर डिफरेंट। तो सर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? देखिए, डाउन सिंड्रोम कम्प्लीटली एक जेनेटिक डिसऑर्डर अलग से है, जिसमें बहुत वेरिड मैनिफेस्टेशंस होते हैं। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चेस्ट की प्रॉब्लम हो, फेशियल लुक हो, वो डाउन सिंड्रोम एकदम अलग टाइप के बच्चे हैं। एक क्रोमोसोम्स आई थिंक एक्स्ट्रा हो जाता है। वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से डाउन सिंड्रोम होने लगते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे बड़े दूर से आप पहचान सकते हो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। उनका जो चेहरे का लुक होता है वही आपको बता देगा कि यार ये कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है या कहीं कुछ जेनेटिक बीमारी है। इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर ऑटिज्म है, आप बच्चों को दूर से नहीं बता सकते हो कि ऑटिज्म है जब तक आप बच्चों से बात ना करो, उस थोड़ा समझो मत। इसीलिए बहुत बार कॉमनली मिस्टेक कर जाते हैं पेरेंट्स भी कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। कई बार बच्चे सोच, क्योंकि मैंने बताया ना बच्चों में मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, तो बच्चों को लगता है मेरा बेटा तो बड़ा शरारती है। अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो शरारती इस वजह से नहीं कि वो बच्चा है, छोटा है, वो इसलिए कि बिकॉज वो ऑटिज्म है इसको। अच्छा, तो इसीलिए कई बार ये डिफरेंस कर पाना, अर्ली डायग्नोज कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका क्या कोई ट्रीटमेंट ऐसे? देखिए, ऑटिज्म में या जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं आज की डेट में अच्छे ट्रीटमेंट हैं। चाहे वो बिहेवियर थेरेपी हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हम उसको सीबीटी थेरेपी कहते हैं। इसकी स्पीच थेरेपी होती है, उसकी दवाइयाँ होती हैं। सो ये सारी चीज़, मतलब ये बड़ा होलिस्टिक अप्रोच होता है, बड़ा सब लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं इसको हम लोग, कि हम लोग बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। ये सारे मिल के हम लोग इस पे काम करते हैं। अगर हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो हम दवाई देते हैं। मतलब ये हम लोग मिल के ही इस बच्चे को ट्रीट कर पाते हैं जिसको भी ऑटिज्म होता है। ओके सर, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि हर कोई ऑफिस जा रहा है और उसमें ज़्यादातर लोगों को बैक और स्पाइनल कुछ इश्यूज रहते हैं। तो सर हम अपने बैक और स्पाइनल इसको कैसे ठीक रख सकते हैं? देखिए, बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में केवल ऑफिस वाले लोगों को नहीं, केवल ऑफिस सेटिंग्स वालों को नहीं, ये हमें जानना है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, स्पाइन की प्रॉब्लम डेफिनेटली उन लोगों में ज़्यादा होती है जहाँ पे लोगों की सेटिंग ज़्यादा होती है। अब लोगों को पता नहीं होता, केवल वो ऑफिस में सेटिंग नहीं होती। आज लोगों की जो वर्किंग है वो बहुत दूर दूर वर्किंग है। घर से वो निकलते हैं सुबह 2 घंटे की वो ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ पे सेटिंग हो रही है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ती है। अब ये जो सर्वाइकल है, बैक प्रॉब्लम है, ये होती क्यों है? बिकॉज जो हमारी नेक है, चाहे वो बैक है, ये हमारा एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा पूरा बॉडी का वेट हमारा स्पाइन लेके चलता है। अगर हम नेक की बात करें, आज के डेट में नेक की प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा हो गई हैं, हमारे सिस्टम पे काम होता है, लैपटॉप्स पे लोग काम करते हैं, फ़ोन पे बहुत सर्फिंग करते रहते हैं लोग दिन घंटों,
उसके चलते क्या होता है, जो हमारा ब्रेन या जो जो हमारा हेड का वेट है वो हमारा नेक ही तो ले रहा है। या इसके चलते क्या है, जो हमारी जो हमारी डिस्क है, मतलब जो वर्टिब्री के बीच में डिस्क होती है, वो धीरे धीरे घिसने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्क जब प्रोट्रूजन होने लगता है वो नर्व पे दबाव देने लगता है, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव देने लगता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स होने लगते हैं। और यही चीज़ हम बैक में भी देखते हैं। इसको एक नाम भी दिया गया है जिसको हम टेक्निक सिंड्रोम कहते हैं। टेक्निक टेक्निक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम Okay, ये नेक की technic प्रॉब्लम, syndrome, बिकॉज okay. ऑफ दिस टेक वर्ल्ड नेक की प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम टेक्निक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, जी। ओके सर। अब बचने के लिए डेफिनेटली हमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी सिटिंग को अवॉइड करना चाहिए। मतलब 30 से 40 मिनट के बाद हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमारी सिटिंग चेंज हो, हम अपनी Okay. पोस्चर चेंज करें। ओके अगर हम बहुत लंबा बैठे हैं तो हम थोड़ा सा वॉक करके आ जाएं। ओके एक जगह पे लंबी सिटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। ओके जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।